आज काफी दिनों बाद जनाब के व्लॉग का रिव्यू कर रहे हैं हम। ये व्लॉग बहुत खास व्लॉग है कि इतने दिनों बाद मैडम की मम्मी की बेड़ियां टूटी हैं और ऐसे लगता है जैसे आज वो आजाद हुई हैं। मैडम ने जितना ब्लैक पैच करके अपने माँ बाप को अपमानित किया, बेइज्जती की, और एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिलों पे क्या बीतेगी। अभी लेटेस्ट जो मैडम का इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने नए तरीके से कहने की कोशिश करी कि मैं जो ब्लैक पैच कह रही थी वो क्या कह रही थी, भाई अलग ही तरीके से कहना चाहती है। यानी जब बचपन में इसके साथ देखती थी कि अपने माँ बाप का झगड़ा हो रहा है तो उस चीज को ये ब्लैक पैच बोल रही है। जबकि ये भी कहा कि हर टाइम पे जब भी मुझे जरूरत पड़ी अपने माँ और बाप की, वो लोग जो है मेरे साथ हमेशा खड़े हुए। जब मुझे केबिन क्रू बनना था, जब मुझे अदर रिलीजन में मैरिज करना था और उसके बाद में फिर एक और रिलीजन में मैरिज करना पड़ा, जब मेरा पहला शूट हुआ, इन सब मौकों पे जो कि बहुत ज्यादा ऐसे मौके थे, यहाँ तक कि शादी जब हुई थी मैडम और जनाब की तब भी दोनों के दोनों वहीं पर दिखाई दिए थे, उसकी मम्मी और पापा दोनों। और उसके बाद में जब बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद में तो सब लोगों ने देख ही लिया कि माँ इनके लिए क्या चीज करती है। उससे पहले सब चीजें सुनी सुनाई बातें थी और व्लॉग में जो भी ये बताते थे उसके आधार पर लोग बाग कह सकते थे, क्योंकि बड़ी मिस्ट्री तरीके से माँ और बाप दोनों इसके गायब हो जाते हैं और फिर अचानक जो है आ भी जाते हैं। इसकी मम्मी का कैसा चल रहा था, क्या चल रहा था, बड़ा ही मुश्किल वाली बात थी कि जो 6 महीने से ज्यादा सो कॉल्ड अपने पिंड में गई हुई थी, यानी कि वो कहना ये चाह रही थी कि जहाँ उसकी सिस्टर रहती हैं, जहाँ उसके भाई रहते हैं, कौन इस तरह से 6 महीने से ऊपर वहां पे रुक सकता है या रह सकता है। तो मतलब कुल मिला के कहने की बात ये थी कि इन माँ के लिए कोई भी प्रॉपर तरीके का प्लेस नहीं था और सुकून वाली जिंदगी नहीं थी। लेकिन फिर वो वहां पर यहाँ पर वापस आई। वापस आने के बाद में वो जो उसने जिस तरीके से इनको मैडम को संभाला, और मैडम को ही नहीं संभाला, बच्चे को भी पूरी तरीके से पाल दिया। हम इसको पालना ही कहेंगे क्योंकि जो भी प्रॉब्लम वाले दिन होते हैं, जो पहला साल होता है वो बड़ा मुश्किल होता है और उसमें बच्चे की देखभाल बहुत करनी पड़ती है। और जिस तरीके से इसकी माँ ने देखभाल करी और उसके बाद में भी ब्लैक पैच का, ये बड़ी शर्म की बात थी। अब एक बार फिर इसके पापा गायब हो चुके हैं काफी दिन से, यहाँ तक कि इसके खुद के बर्थडे पे नहीं आए और उसके बाद से भी कभी दिखाई नहीं दिए। और आज जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैडम की मम्मी का बर्थडे तरीके से मनाया जा रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम अब तो उसको रिकॉग्निशन मिला, अब तो उसको वो इज्जत मिली जिसकी वो हकदार थी। रही बात उस फ्लैट की जिसके बारे में ये बात करते हैं कि ये हमने मम्मी के लिए लिया है, ये मम्मी के लिए लिया है तो तुमने उसके नाम तो कर नहीं दिया। अब तुम वहां पर जो उसका रेंट पे कर रहे थे और रेंट पे कर रहे थे तो वो तुम्हारे लिए तो एक लॉस था। और ऐसा ही नहीं, जनाब जो वहां पर गए थे, भोपाल गए थे, कहा तो ये भी जाता है कि भोपाल में जो इनका घर था, जैसा भी था, टूटा फूटा जैसा भी था, जनाब उसको वहां पे सेल ऑफ करने के लिए गए थे और उससे जो पैसे मिले हैं उसी के बाद में ही इन्होंने जो है ये वाला फ्लैट लिया है। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि मकान मालिक ने कितनी बार इनसे फ्लैट खाली करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने किसी भी हालत में वो फ्लैट खाली नहीं किया। चलिए, अल्टीमेटली मम्मी के लिए तो एक अच्छा हो गया कि उनको रहने का ठिकाना हो गया। मैडम अब तो पूरी तरह से शॉपिंग वगैरह भी करके लेके आई कि चलो आपका बर्थडे आ रहा है तो आपके लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं। और आज कम से कम ये सेलिब्रेशन के लिए भी तैयार हुए और सेलिब्रेशन भी प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेशन किया, जैसा कि ये अपने अलग बर्थडेज का करते हैं, जितने भी बर्थडे का करते हैं उसी रिचुअल के साथ में, जो उसी तरीके से डेकोरेट करके, उसी तरीके से सारे घर के लोगों को बुलाकर, और नेक्स्ट डे भी उसी तरीके से डिनर के ऊपर जाएंगे, डिनर पर जाएंगे जैसे कि अपने बर्थडे वगैरह पे जाते हैं। चलिए, हम तो रिव्यू कर रहे थे जनाब का व्लॉग। सबसे पहले तो ये जनाब को ना ये टाइटल रखा है इन्होंने, रूहान सेज चाचू, क्योंकि पूरे व्लॉग में बस चाचू ही चाचू हो रहा है। चाचा बोलो, चाचा बोलो, चाचा बोलो। अब तक वो कितने रिश्ते बोल चुका है, वो चाचा बोलता है, वो नन्ना बोलता है, वो मम्मा बोलता है, वो दादा बोलता है, वो पापा बोलता है। भैया नहीं बोलता तो दादी नहीं बोलता है, और बुआ बुआ तो भूल जाओ, मम्मी चाहती ही नहीं कि वो बुआ बोले। और यार ये दिखा क्या रहे हैं, बच्चा अब जो 2 साल का होने वाला है, जैसे ही जून आ जाएगा तो ये बच्चा 2 साल का हो जाएगा। ये 2 साल का बच्चा सिर्फ अभी जो बेसिक वर्ड्स हैं उसको बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। जिस तरीके से बच्चा अपनी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है, वैसे ऐसे लगता है कि जनाब और मैडम दोनों ही इस बात को मानने को तैयार नहीं है और आपको, सबको, हमको ये मनवाना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कर रहा है। तो देखो आज इसने ये बोलना सीख लिया, देखो आज इसने बॉल पकड़ना सीख लिया, देखो आज इसने बॉल फेंकना सीख लिया, देखो आज इसने छुपना सीख लिया, अब देखो ये कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दिया, बिल्ली की आवाज निकालना शुरू कर दिया। हर बार वो वैलिडेशन कर रहे हैं, बार बार वैलिडेशन
वैलिडेशन कर रहे हैं इस बात का कि हमारा बच्चा जो है देखो कितना अच्छा कर रहा है। और ऐसा ही वैलिडेशन ये आप लोगों से चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के यही चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि वो इससे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है जो ये व्लॉग में दिखाते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं कर पाता है ये। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 2 साल के बच्चे के लिए ये जो एक्टिविटीज़ जो दिखाते हैं ये सब करना पीछे है या आगे है। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि बच्चे के ऊपर जो ज़्यादा ऐसा बोलें या उसको डिफेम करने की कोशिश करें, लेकिन जो स्टेटस दिखाई दे रहा है उस स्टेटस पे तो हम बात कर सकते हैं और वही स्टेटस पे हम बात कर रहे हैं। मैडम को, जनाब को पूरी तरह से वैलिडेशन चाहिए होता है। यही वजह है कि जब बच्चे की लिए बात करते हैं हमेशा ये बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट बच्चे ने फर्स्ट ये किया। ये सारी चीज़ें फर्स्ट करके ये सबको ये जताना चाहते हैं कि यही हमारा फर्स्ट बेबी है, और इसी चीज़ का वैलिडेशन खुद भी कर रहे हैं और हमारे सामने कर रहे हैं कि भाई देखो हमने बता दिया यही फर्स्ट है। वरना तो आम लोग जो ना फर्स्ट बच्चे के लिए कैसी बातें करते हैं। सपोज कोई चीज याद करते हैं तो ये कहते हैं कि वो बड़े वाला था ना, तो बड़े वाले के टाइम पर तो मेरे को ऐसा हो गया था, और बड़े वाले के टाइम पे ना हमने ऐसा भी किया था। मतलब कुछ चीजें जो भी याद करते हैं वो ऐसा करके बात करते हैं, तो नाम लेके बात करते हैं उस बच्चे का, या फिर ये बात करते हैं कि बड़े के साथ में ये हुआ था। वो कभी भी ऐसे बात नहीं करते कि मेरे फर्स्ट चाइल्ड जो था ना उसके टाइम पे मेरे को ये हुआ था, और जब फर्स्ट चाइल्ड आया था ना तो इस तरह से हमने किया था। ऐसा कोई नहीं बोलता। ये सिर्फ वैलिडेशन के लिए ये सब काम करते हैं। और जनाब को कोई पूछ नहीं रहा था, कोई प्रमोशन नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, तो कम से कम इस वाले व्लॉग में प्रमोशन आ गया। और प्रमोशन क्या लेकर आए हैं? वो प्रोडक्ट का लेकर आए हैं जो अब से नहीं कितनी सालों से चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि मेरे को ये मैं एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ जो स्किन केयर के लिए बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन हो। जनाब ये तो कितने सालों से मार्केट में है, तुम क्या लेकर आए हो? तुमने क्या इन्वेंट किया है, या तुम जो खोज खबर कर लाकर पूरा ट्रायल करके ये लेकर आए हो कि ये वाला प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है? अरे प्रमोट ही कर रहे हो तो सीधे साधे प्रमोट कर दो, झूठ तो मत बोलो। रमजान चल रहे हैं इस टाइम। इस तरह से मैडम का सारा ग्लो जो है ना, वो जो प्रोडक्ट दिखाती हैं वो उन्हीं से आता है। इसी तरह डब्बा जो दिखाती है उसका सारा ग्लो भी जो है वो उन्हीं प्रोडक्ट से आता है जो वो दिखाती है। उसके बाद में भी ये जो क्यूटीज वगैरह चक्कर लगाते रहते हैं, और वहां पर पूरा अपना स्किन केयर, फेस केयर सब कुछ वहां पे कराते रहते हैं। यहाँ तक अब तो जो है फनी की भी वही आदत पड़ गई है। अब भी वो इधर उधर जाने का सोचता भी नहीं है, सीधे सीधे वहीं जाता है। और इतना ही नहीं, अब तो ये बच्चों को भी ट्रायल के लिए ले जाने लगे हैं। जैसे कि ये लेकर गए थे नान को, जबकि पिज्जा को तो ऐसे ही सैलून में लेकर गई थी डब्बा, जैसे कि उसके पैसे बचें और उसको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। और पता नहीं क्यों, मतलब अब एक तरफ तो दिखाती है कि मैं कितनी पैम्परिंग कर रही हूँ, दूसरी तरफ हर चीज में कहीं ना कहीं डंडी मार देती है। डंडी मारने का मतलब ये है, सूट लेकर आएगी तो बिल्कुल नीचे वाले लेकर आएगी। जैसा अपना सूट लेकर आती है वैसा अपनी बहन का बनाना चाहिए ना। बहन बहन जो है नॉर्मली यही करते हैं, भी मुकाबले का सूट होना चाहिए या फिर मैचिंग सूट होना चाहिए, इस टाइप का सूट होना चाहिए, पर ऐसा कभी देखने को आज तक मिलता नहीं है। और इसके बाद में अब सीधा सीधा सहरी का टाइम आ जाता है, और सहरी के टाइम पे मैडम ने जो चुटकी ली, और चुटकी किस पे ली? सब लोगों पे ली जो रिएक्शन चैनल वाले हैं इन सब पे। तो मैडम जरूर देखती हैं, हम सबके व्लॉग बहुत अच्छी तरह से देखती हैं, और कह रही हैं कि ये है वो कैमरा जो हमको पतला दिखाता है। यस मैडम, ये कैमरे ही आपको जो है इतना गोरा, इतना पतला, तो आपकी आंखें इन सबको सुधार देता है। वरना तो आप जो दूसरे व्लॉग्स वगैरह में जाकर देखिए, या जिन प्रोग्रामों में आप जाते हो वहाँ आपकी स्किन का इतना बुरा हाल हो चुका है, आंखों के आगे जो सर्किल्स हैं वो इतने जबरदस्त तरीके से हो चुके हैं। अब तो जनाब भी बिल्कुल निचड़ गए हैं, उनके आंखों के साथ साथ में भी इतने सारे रिंकल्स हो गए हैं। लेकिन भाई मजाल है जो इनके कैमरे में ये सब चीजें दिखाई दे जाएं। तो मैडम आज के डेट में सब लोग जो समझदार हो गए हैं। ऐसे ही नहीं है कि तुम जैसा बेवकूफ बनाओगे वैसा ही दिखाई देता रहेगा। पता नहीं क्या बचकानी आदतें आ गई हैं कि आंख मार के दिखाना, जीभ निकाल कर दिखाना। कम से कम 40 साल की औरत के ऊपर ये सब चीजें तो शोभा नहीं देती हैं। अभी तो चिंता मत करो, जल्दी ही सफेद बाल भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और कहाँ तक कैमरे में छुपा पाओगे? मैडम ने तो भरपूर कोशिश की है सोशल मीडिया से उसकी जो बर्थ डेट है, ये सब चीजें एकदम से जो रिवाइज हो जाएं और चेंज हो जाएं। जनाब ने बहुत दिनों बाद में टोपी पहनी है। टोपी को पहनने के बाद में बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझको। भैया जो तुम साफा बांधते हो वो जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए बांधते हो,
और सच बात तो ये है कि उसको इतना ज्यादा टाइटली बांध कर हर समय पहने रहने से उकता गए हो, इसलिए ये टोपी बदली है। वरना तो जिसको जो चीज अच्छी लगती है ना वो ही पहनता है। जिस तरह से डब्बा उकता गई है अपने हिजाब के नाटक से, इसलिए आज की डेट में तो कितने ही बाल दिखाई दे जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो दुपट्टा इस तरह से डालती थी कि बाल ना दिखाई दें। सच पूछो तो इनके लिए ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन की ही हैं। मतलब किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए कुछ भी झूठ बोलना पड़े, कैसा भी दिखाना पड़े, वो ही सब करेंगे। और ये व्लॉग के लिए ये सारी चीजें करते हैं, चाहे मैडम का दुपट्टा सर पे डालना हो या फिर डब्बा का नाटक हो वो हिजाब वाला। और जनाब का क्वेश्चन ये है कि इतने सारे बाल जो पीछे से निकल आते हैं ना, तो पूंछ से निकल आती है। भैया एक टाइम तो आपने पूरी चोटी रखी थी और उसको चोटी को बांधा करते थे, और आज इतनी नफरत हो गई है ये जो बाल निकल रहे हैं। इसलिए एक बात और याद आ गई, बाद में करनी थी लेकिन अभी कर लेते हैं। जनाब जो है सूट दिलाने के लिए लेकर गए थे नान को, तो तब क्या कहते हैं कि मेरे को कब मैंने पहला सूट पहना था मुझे कॉलेज के टाइम पे याद नहीं है। और कह रहे थे कि जब मैंने जो सूट पहना था वो किसको देख के पहना था, शाहरुख खान को देख के पहना था। क्योंकि जब कभी खुशी कभी गम आई थी तो उसको देखकर मैंने वो इस टाइप की शेरवानी पहनी थी। जनाब ना कहते कहते रुक गए, कहना ही चाहते थे कि मैं अपने आप को शाहरुख समझता था, लेकिन जनाब ने एक ब्रेक लिया और सेंटेंस चेंज कर दिया। भाई किस एंगल से तुम शाहरुख नजर आते हैं, सच पूछो तो उसकी परछाई भी नहीं हो। कंपैरिजन करने के बारे में सोचना भी मत। जनाब भी बहन की तरह तरस रहे हैं कि फैनी नहीं खाई मैंने इस रमजान में एक बार भी। जनाब आपने भी अपने ब्लॉग में ऐसे ही बोल दिया होता तो फैनी आपके पास भी चली आती। डब्बा तो पूरी तरह से डिजिटल भिखारी हो गई है, जो भी उसको चीज चाहिए वो मुंह से मांगती है, और फिर जो भी कोई दे जाए उसको कभी मना भी नहीं करती। क्योंकि डब्बा ने अपने घर का रिनोवेशन करा लिया है और उसका घर जो अब पहले से ज्यादा बेटर दिखाई देने लगा है। तो जनाब और मैडम को भी चुल उठ रही है कि कैसे भी करके वो भी अपने घर का कुछ करें, लेकिन रिनोवेशन कराना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैडम और जनाब ने बहाना लिया कि हमारा सोफा जो है गंदा हो गया है, सोफे का कवर जो है हमें चेंज करवाना है, उसका कलर चेंज करवाएंगे। और उससे पहले उन्होंने पूरा पूरा अपना लेआउट चेंज कर दिया। ये बहाना तो बिल्कुल भी जचा नहीं कि सोफे का कवर गंदा हो गया है इसलिए जो है हम उसको चेंज करना चाहते हैं। भाई आज की डेट में इतने अच्छे तरीके से ये जो लोग आते हैं और आकर जो है ड्राई क्लीन कर जाते हैं आपके सोफे की, बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। और ये जरूरी थोड़ा ना है, जो आपको ये घर बनाए हुए कितने साल हो गए, 2 साल लगभग हो गए, क्योंकि बच्चा इनका 2 साल का हो गया है। तो इसका मतलब इन्होंने 2 साल में एक बार भी उन सोफों की ड्राई क्लीन नहीं करवाई। तो चाहते तो ड्राई क्लीन से ही वो सोफा क्लीन करा लेते और वो सोफा चल जाता है। पर क्या है, व्लॉगर्स के लिए कंटेंट कहाँ से आएगा, इसलिए सबसे पहले वो लेआउट चेंज किया, लेआउट का एक एक व्लॉग बन गया। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वे सोफे भेजेंगे, उनका कवर चेंज करेंगे। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी इंतजार नहीं है कि ईद हो जाए ये सब हो जाए। फिर रमजानों में इतना काम कौन छेड़ता है। तो जनाब ने ये करने के लिए कि जैसे कि डब्बा कर रही थी उसी की हिर्स करने के लिए आपने सारे के सारे सोफे वगैरह बाहर निकाल दिए, यानी कि वो रिनोवेट होने के लिए चले गए। अब उनका कलर वगैरह सब कुछ जो चेंज होकर आएगा, एक का नहीं पूरे घर का सेट का कलर चेंज कर रहे हैं। अब ईद से पहले आने वाले व्लॉगों में आपको वो दिखाएंगे यहाँ पर। भाई आम घरों में तो जैसे ही ये आता है टाइम, वैसे ही जो है इस टाइम में तैयारी शुरू हो जाती है ईद के आने की। और साथ साथ इस बात की, मतलब ये जो आप करने बैठे हैं ये काम तो लोग पहले ही कर चुके होते हैं, यानी कि उसकी घर की साफ सफाई करना, पर्दे वगैरह बदलना, अपने लिए नए कपड़े लेकर आना, बेडशीट वगैरह बदलना, यानी कि वो भी नई लेकर आना। अब जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से ही सब लोग ये वाला काम करते हैं। पर इन लोगों के लिए पैसे की इन सब की कोई वैल्यू तो है नहीं। और हाँ, इस टाइम में जब, क्योंकि अब ये आखिरी सप्ताह चल रहा है रमजान का, तो इस टाइम में सभी लोग जो है अपने लड़कियों के लिए ईदी भी भेजने का कार्यक्रम करते हैं, यानी उसके लिए कपड़े लेकर आना, उसके लिए ईद का सारा सामान लेकर आना और उसके घर भिजवाना। कुछ की बहन और बेटियां जो है ना पास में ही होती हैं तो वो उनको बड़े आराम से पहुंचवा देते हैं, पर जिनकी जिनकी दूर होती है उनको ये देखना पड़ता है कि इसको समय से पहुंच जाए, तो इसलिए ये वाले काम करते हैं। सम टाइम जो है ये ऐसे लोग जो है ना पैसे भी दे देते हैं कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से हमारी तरफ से कपड़े और ये सब सामान ले लेना। पर ये सब चीजें आपको इनके घर में नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इनका जो है ये नहीं है कि रमजान के जितने भी अरकान होते हैं, जितने भी काम होते हैं, जैसे नमाज हो गया, रोजे हो गया और कुरान हो गया, उसके बाद में ज़कात हो गया, तरावी हो गया,
उसके बाद में फिर ये लड़कियों का ये सब जो देना होता है ये सब हो गया। तो ये सारे काम जो है रमजान के महीने में किए जाते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए इनमें से ये कितने काम कर रहे हैं। इनका जोर जो है अफ्तारी, सहरी और शॉपिंग पे ही ज्यादा रहता है। घर को रिनोवेट करना और घर के जो जो डेकोरेशन है उसको पूरी तरीके से चेंज करना, ये सब इनके कंटेंट रहते हैं कि ईद की तैयारी है ये। तो ईद की तैयारी में इनका यही है कि घर के अंदर कुछ चीजें बाहर से लाके लगा ली जाए और साथ साथ शॉपिंग कर ली जाए कि ये ईद के कपड़े हैं हमारे, ये इनकी ईद की तैयारी होती है। जबकि ईद की तैयारी में तो जैसे मैंने ये इतनी सारी बातें बताई, ये सारी चीजें उससे पहले ही करी जाती हैं। और ज़कात के साथ साथ फितरा भी निकाला जाता है नमाज से पहले, यानी ईद की नमाज से पहले पहले आपको ये भी अदा करना होता है। तो ये सारे अरकान होते हैं, ये सारे रिचुअल होते हैं जो कि ईद से पहले हमेशा करने होते हैं। इनको पता नहीं, मालूम नहीं है या करना नहीं चाहते। इनका जोर हमेशा इसी बात के ऊपर रहता है कि किसी भी तरीके से इनके व्लॉग के कंटेंट चलते रहें, इसलिए शॉपिंग पे चले जाएंगे, अब तैयारी दिखा देंगे। और आजकल तो रेसिपी दिखाना शुरू कर दिया है। हर एक किसी को जोर चढ़ रहा है कि वो अच्छी से अच्छी रेसिपी जो बनाकर दिखाए, जबकि वो रेसिपी होती है सारी सारी वही साधारण रेसिपी है। मैडम भी अपने मास्टर शेफ वाला कोई भी जलवा दिखाने नहीं पाई है। जो भी कुछ बना है वो उस स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब जा रहे हैं ये नान के लिए सूट लेने के लिए। भाई जिस तरीके से नान को ये पैम्परिंग कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि डब्बा को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब काम अगर मैडम करें तो समझ में आता है, लेकिन जनाब कर रहे हैं भाई अपनी बहन के साथ में कंपटीशन और उसके साथ में दौड़ कि कौन आगे निकलेगा, कौन अच्छा दिखा सकता है अपने आप को। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि जनाब ने भी अब कम से कम जो स्टैंड ले लिया है कि अब जो डब्बा को सबक सिखाएंगे। और इसीलिए जो नान की मतलब हर चीज, अभी उसके लिए स्कूटी आ रही है, उसके लिए फोन भी आने वाला है, उसके लिए सूट लेकर आ रहे हैं। और पढ़ाई तो ऐसे करते हैं कि जैसे पढ़ाई इनके लिए हथियार बन गया हो कि कौन कितना अच्छा कर रहा है। यहाँ तक कि जब स्कूटी लेने गए थे तो उस शोरूम में भी ये पूछ रहे हैं तुम्हारे पेपर कैसे जा रहे हैं। भाई तुम शोरूम में आए हो, उससे पसंद करवाओ कि क्या कलर कौन सा लेना है, कौन सी वाली स्कूटी लेनी है। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो है कौन सी स्कूटी लिए घूमते हैं। लेकिन नहीं, ये वो व्लॉग शूट हो रहा है ना, तो इसलिए वहीं पर पूछना है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। भाई इतना सब जो है एक साथ हो रहा है तो बिल्कुल गले नहीं उतरता, इसलिए सब कुछ बनावटी बनावटी लगता है। ये काम तो बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन जनाब ने ये वाला स्टेप आज तक नहीं उठाया, जबकि ये स्टेप तो बहुत पहले उठाना चाहिए था। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आज एंजॉय कर रहे हैं कि हमने इसकी कस्टडी ली है तो हम इसको कुछ करके दिखाएंगे और इसी बहाने कम से कम लोग हमें अच्छा कहेंगे और डब्बा को बुरा बुरा कहेंगे। भाई अगर कस्टडी लेनी थी या भला करना था तो एक बच्चे का क्यों किया, दूसरे बच्चे का भी करना चाहिए था ना। वो बच्चा भी तो इसी की बहन है। पर ऐसा बार बार क्यों होता है कि लड़की के लिए कुछ और लड़कों के लिए कुछ, और ये इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि जो आवा है यानी कि इनकी अम्मी है वो भी बहुत फर्क करती है दोनों बच्चों में। इवन देन ये डब्बा भी फर्क करती थी, नान के लिए ज्यादा करती थी और उसके लिए बिल्कुल नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसको तो बुरा भला करने के लिए, बुरा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तो दोनों बच्चों में ये सारे लोग फर्क करते हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो फर्क नहीं करता हो। और कहने को अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं क्योंकि लोग ये देखें और इसकी इनकी तारीफ करें, और उसके पीछे का सच जो है वो तो किसी को नजर आता नहीं है। वो साफ साफ दिखाई देता है कि इनका ये सब चीजें व्लॉग के लिए हैं और एक दूसरे से कंपटीशन शुरू हो गया है। जैसे कोल्ड वार होता है ना, वैसे ही दोनों के बीच में शुरू हो गया है। और जनाब हर तरह से दिखा देना चाहते हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी तरह से ख्याल रख सकता हूँ, और ये होती है परवरिश। और दूसरी तरफ डब्बा जो क्या कर रही है, डब्बा उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर रही है, उसकी जिंदगी को और उसके कैरियर को। उसकी पढ़ाई बिल्कुल डब्बा हो चुकी है, उसकी सेहत बिल्कुल डब्बा हो चुकी है और उसका दिमाग भी डब्बा की तरह से ही डब्बा हो गया है। ऐसा लगता है कि वो लड़की तो कुछ उससे हटकर कुछ सोच ही नहीं सकती। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, और आप ही बताइएगा ये दोनों बच्चों में इतना ज्यादा फर्क क्यों करते हैं, और उसके अलावा इन दोनों में क्या वॉर शुरू हो गया है कि कौन किस बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर सकता है एक दूसरे को। यानी अब भाई बहन आमने सामने आ गए हैं। अब तक तो भाभी और ननद आमने सामने थी, लेकिन अब तो भाई बहन लगता है सामने आ गए हैं। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।